हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट का टेट देते हैं या आप सेंट्रल का टेट देते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के। और आज हम यहाँ पे करेंगे 50 क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, अगर आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स सही रहा तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज प्रश्न संख्या 1 और 2। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे टेस्ट के तौर पे इसे ले सकते हैं। और आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 और 2। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक विद्यालय और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक के इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसमें जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज विद्यालय और घर के बीच अंतराल बनाई हुई है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में पर्याप्त प्रगति संभावना है। तो हमारे यहाँ पे जो सुटेबल राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज विद्यालय और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में इस अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो सबसे पहले पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो बाल केंद्रित हो। पाठ्यपुस्तकों में तथ्यों का संकलन रोचक तरीके से होना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों की सहायता से बच्चों को स्कूली जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे विद्यालय एवं घर के बीच अंतराल बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो बाल केंद्रित हो। अगला क्वेश्चन, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 दिए गए हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले दो प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे उचित विकल्प चुनना है। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। आगे कह रहा है, शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक विद्यालय में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोवैज्ञानिक एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न से यह पाठ्यपुस्तक सोच विचार और विस्मय, छोटे समूह में विचार विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यवहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कह रहे हैं कि दिए गए अनुच्छेद के आधार पर पाठ्यपुस्तक द्वारा विद्यालय में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव से मुक्त करने में निम्नलिखित में से किसका योगदान अपेक्षित है। ऑप्शन है कि दैनिक समय सारणी तथा शिक्षण की विधियां, दैनिक समय सारणी एवं मासिक कैलेंडर, दैनिक समय सारणी में लचीलापन तथा शिक्षण एवं मूल्यांकन की विधियां,
शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या का उपयोग होना। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। दैनिक समय सारणी में लचीलापन तथा शिक्षण एवं मूल्यांकन की विधियाँ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद में जिस पाठ्य पुस्तक की चर्चा की गई है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह बच्चों की बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराएगी। इसके पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया है। यह पाठ्य पुस्तक ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यवहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, किस पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि अध्यापन के लिए उपलब्ध समय की अपेक्षा विषय के तथ्यों का अत्यधिक समावेश करने पर जोर दिया जाए। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्या दिया गया है कि इस पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि अध्यापन के लिए उपलब्ध समय की अपेक्षा विषय के तथ्यों का अत्यधिक समावेश करने पर जोर दिया जाए। यानी हमें क्या है, अध्यापन के हमें ये देखना है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों के सापेक्ष है, यानी बच्चों के संदर्भ में वो बुक होनी चाहिए, वो किताब होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिए गए हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हमें यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां आग न हो? कैसा लग रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहां खेती बाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? या उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे लेकिन न सड़कें थी न रेलगाड़ियां थी। इतिहास हमें इन अतीतों की ओर ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पे हमें देखना है। तो दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 5, हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। दुनिया वर्तमान में जैसी है हमेशा ऐसी ही रही है। जीवन हमेशा वैसा ही नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। इतिहास हमें अतीत की घटनाओं से अवगत करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपने केवल क्या देखा, एक ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट लगा होगा कि दुनिया वर्तमान में जैसी है हमेशा ऐसी ही रही है, ऐसा गलत है। और ये ऑप्शन नंबर देखेंगे आप कि हम जिस समाज में रहते हैं हमें उस परिवेश की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। आपने देखा होगा जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है, यानी पहले बहुत कठिनाई भर दिन थे, आज क्या हो गया, हर चीज़ सुगम हो गई है। इतिहास हमें अतीत की घटनाओं से अवगत करा सकता है, तो ये भी राइट आंसर है। दिए गए अनुच्छेद के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है? हम इतिहास क्यों पढ़ें? उस दुनिया के बारे में कल्पना करना कठिन है जहां आग न हो। इतिहास से हमें खेती बाड़ी के बारे में जानकारी मिलते हैं। उस जमाने में ज़िंदगी बहुत कठिन थी जब लंबी यात्राओं के लिए सड़कें एवं रेलगाड़ियां नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 का हमें राइट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा कि हम इतिहास क्यों पढ़ें भाई? जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन, आदि मानव सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? क्वेश्चन नंबर 8 बी राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ता। आधुनिक होमोस्पियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 सी हो जाएगा, उच्च पुरापाषाण काल। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 10 बी राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 11 तांबा राइट आंसर हो जाएगा, सी। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, पाषाण। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 13 तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? नवपाषाण काल में। निम्न में से कौन पुरातत्ववेता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दयाराम साहनी। पुरातत्वविद और पुरातत्ववेदा हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं, वो हैं दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज इन्होंने कब की थी? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा फ्रेंड्स, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा से जुदे खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सब कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। यही हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। और ये हमें क्या बताना था? असत्य कथन बताना था। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी लोथल। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। निम्न में से कौन सा यहाँ पे असत्य कथन है? हड़प्पा यहाँ पे दिया गया है सिंधु नदी, यहाँ पे नदी सागर तट, मोहनजोदाड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, आलमगीरपुर हिंडन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ही है हड़प्पा सिंधु हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा क्या हो जाएगा? आपका रावी नदी के तट पर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या दिया है, जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने और एम.एस. वत्सव्हीलर ने की थी। अब जो दयाराम साहनी ने की थी ये 1921 में की थी और जो एम.एस. व्हीलर थे इन्होंने 1946 में की थी। अब हड़प्पा जो है कहाँ पे है वर्तमान में? तो मोंटगोमरी जिला है पंजाब प्रांत का, पाकिस्तान में। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो पश्चिमी पाकिस्तान है, पश्चिमी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब में जो है एम.एस. व्हीलर ने जो है हड़प्पा की खोज यहाँ पे की थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया? मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की थी राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। और ये कहाँ पे है? लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में, और सिंध नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है? उसके बाद है कालीबंगा। अब जो कालीबंगा की खोज की गई थी ये अमलानंद घोष बीबी ने की थी। और ये जो खोज की गई थी कालीबंगा की 1953 ईस्वी में श्री गंगानगर राजस्थान में की गई थी और जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे अमलानंद ने 1953 में की थी, लेकिन कालीबंगा की खोज जो है 1960 में किसने की थी? फिर घोष बीबी लाल ने, इन्होंने कहाँ पे की थी? घग्गर नदी में की थी। कहाँ पे? घग्गर नदी में 1960 में इन्होंने भी जो है कालीबंगा की खोज की थी। और लास्ट हमारे पास क्या दिया गया है? आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर की जो खोज की गई थी फ्रेंड्स, ये की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में। और ये खोज जो की थी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की थी और कहाँ पे है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अन्य नदी भी है हमारे, अन्य जो है जैसे यहाँ पे क्या हो गया? चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो की खोज 1931 में की थी M.G. मजूमदार ने और ये पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान, सिंध नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अगर हम देखेंगे लोथल, तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में और ये अहमदाबाद, गुजरात, घोघा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बनवाली देख लेते हैं, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 ईस्वी में खोज और ये हिसार, हरियाणा, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आगे आ जाते हैं हम रंगपुर। तो रंगपुर की खोज की थी फ्रेंड्स एम.एस. वत्स ने 1931 में और ये गुजरात मादर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद रोपड़, तो रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1955-56 ईस्वी में और ये पंजाब में स्थित है सतलज नदी के किनारे पर। उसके बाद है फ्रेंड्स कोटदीजी की खोज की थी घुरिये ने और अफजल खान ने। घुरिये ने की थी 1935 ईस्वी में और अफजल खान ने की थी 1955 में। ये जो है पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद सुरकोटदा, तो सुरकोटदा की खोज जो की थी फ्रेंड्स, ये की थी आपके जगपति जोशी ने और ये खोज की थी 1964 ईस्वी में गुजरात में।
उसके बाद सुत कांगीडोर आरएल स्टाइन ने खोज की थी 1927 ईस्वी में, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दासक नदी के किनारे। उसके बाद है मांडा, तो मांडा की खोज की थी जगपति जोशी, हमने देखा था। राखीगढ़ी सुरभाजन ने खोज की थी, जिंद हरियाणा में ये खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कि जो सिंधु सभ्यता है इसकी सर्वमान्य तिथि क्या है फ्रेंड्स? बी राइट आंसर बनता है यहाँ पे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व में। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? 24 डी राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, गुप्त काल से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? 25 ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो 26 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। 27 बी राइट आंसर हो जाएगा, एशिया माइनर। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र संबंधित है। 28 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? 29 बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद का नवम मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोम। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इनमें से हमें बताना है प्राचीनतम वेद कौन सा है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? 32 बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति। अब यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना है 33। तो यहाँ पे असत्य कथन है, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व से मिला है। 33 का हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे फिर हमारे पास क्या दिए गए हैं? निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। प्राचीन नाम दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं वितस्ता, झेलम, परुषणी, रावी, शतुद्री, स्वात और विपाशा, व्यास। अब हमें इनके जो है आधुनिक नाम यहाँ पे, पहले तो असत्य कथन देखेंगे कि असत्य कथन कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा असत्य कथन क्या हो जाएगा? शतुद्री, स्वात हो जाएगा, वितस्ता, झेलम हो जाएगा, परुषणी, रावी हो जाएगा, विपाशा, व्यास हो जाएगा। लेकिन जो शतुद्री नदी का आधुनिक नाम है वो है आज सतलज। क्या है? सतलज है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? क्वेश्चन नंबर हमारा 35 कि ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या दिए गए हैं? कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 5 जनपद दी गई हैं और उनकी राजधानी दी गई है 36 में। तो सबसे पहले कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, यहाँ पे पोटली दिया गया है, मगध, गिरिव्रज और मल यहाँ पे कुशावती दिया गया है। अब यहाँ पे जो कुरु है इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती। उसके बाद मगध क्या हो जाएगा? गिरिव्रज हो जाएगा। मल आपका कुशावती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो 37 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? 38। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा, धननंद। कालाशोक की राजधानी थी 40 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? 42 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकदूनिया। अगला क्वेश्चन, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? 43 सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 326 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
44 का बी राइट आंसर हो जाएगा महावीर। अगला क्वेश्चन, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? 45 सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न है। 46 डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। किसमें है? जैन धर्म के त्रिरत्न है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? 47 ए राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो 49 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 50। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को और शादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को शादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और जैन धर्म आत्मा को ज्ञान मान्यता देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 50 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।